नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुतला ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी कटौती के तोहफे से बाजार का जोश हाई, निफ्टी करीब 200 पॉइंट के उछाल के साथ 24,900 के पार। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खरीदारी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। जीएसटी कटौती से ब्रिटानिया, कोलगेट और डाबर करीब 4 से 6% तक दौड़े। वहीं ग्रासिम और अल्ट्राटेक में भी मजबूती कायम। साथ ही टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, गुजर प्रॉपर्टीज चढ़े। उधर स्पॉटलाइट, डीमार्ट और नायका में भी जोश कायम। जीएसटी कटौती से टॉप गियर में ऑटो शेयर 2% से ज़्यादा उछला निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और ऑटो में 6% से ज़्यादा उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना एमएनएम। वहीं आयशर भी 3% दौड़ा। जीएसटी घटने से फैशन, फुटवियर और टेक्सटाइल शोरूम में जोरदार तेजी। रेक्सो, बाटा और कैंपस फुटवियर करीब 5 से 8% उछले। ट्रेंट और आदित्य बिरला फैशन में भी अच्छी खरीदारी कायम। और शुरुआती मुनाफा वसूली से उबरने की कोशिश में इंश्योरेंस स्टॉक्स 2% ऊपर एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू। वहीं 3% चढ़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। चलिए अब एक काम करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही कविता जैन और सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से बिग मार्केट वॉइसेस में हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म और मार्केट आउटलुक पर। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान भी रहेंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ। ये है आज का शो का प्लान। मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद मोर और लेस सेटल हो रहा है। आज का इक्विलिब्रियम पॉइंट है करीब 24,900, वहीं पर आकर निफ्टी सेटल होता हुआ। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में अब अच्छी बाइंग आ रही है। मिड कैप करीब 300 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है 2.5:1 के करीब का। अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स की बात करेंगे तो सबसे ऊपर एमएनएम अभी भी 0.7% ऊपर, नए लाइफ टाइम हाई पर। बजाज फाइनेंस 0.5% ऊपर, ये भी लाइफ हाई की तरफ बढ़ता हुआ। आयशर मोटर्स, नेस्ले, ट्रेंट, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मोमेंटम आते हुए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस थोड़ा सा नीचे है आज। एफएनओ स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो ब्रिटानिया, कोलगेट, पीबी फिनटेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, जुबिलेंट फूडवर्क, वोडाफोन आइडिया, डाबर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जहां पर तेज़ी है। पेटीएम, कल्याण ज्वेलर्स, पिरामल फार्मा, कोफोज, गोदरेज कंज्यूमर, सम्मान कैपिटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। वीरू जी हाँ, ये था अब तक के कार्यक्रम का अगर आप देखें क्रम, और साथ ही साथ अब तक की थोड़ी सी छोटी सी बाजार की समरी। अमित सेठ, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और कविता जी और सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। Hi, good morning, Virenji. Good morning, everyone. Well, as of now, Bajaj Finserv B2 अच्छे मूव एक्सटेंड करते हुए दिख रहा है. So decline up to 1990 Bajaj Finserv में आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं with a stop loss of 1985 for the price move of 2060-2080. Bajaj Finserv को बाय कर सकते हैं. एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आते हुए है काउंटर पर. Another is from the hotel, that is Indian Hotel. Indian Hotel as of now 785 के level पर है. For the price move of 800 and 820, one can buy on Indian Hotels. Stop loss maintain करना चाहिए 777 का. ओके, चलिए ये हो गया इंडियन होटल्स पर भी एक ट्रेड। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए, आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर ट्रेंड लिमिटेड में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट पिछले अगर कुछ हफ्तों का डेटा देखें तो जिस तरीके से एक डिक्लाइन आई थी, वो डिक्लाइन एक अच्छा पुल बैक था। उस पुल बैक के बाद 5200 के आसपास एक बेस बनाया था। एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन वहां पर एस्टैब्लिश हुआ था, रिकन्फर्मिंग द बेस, एंड वहीं से एक रैली यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। तो एक क्लासिक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करने की सलाह होगी ट्रेंड के फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से भी अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे का पहला टारगेट ही लगभग अराउंड 5760 का मुझे लग रहा है आज ही हासिल हो जाना चाहिए। बट ओवरऑल अगर इस पैटर्न स्ट्रक्चर को देखें तो लगभग 5900 तक की हेडरूम यहाँ पर इमीडिएटली अवेलेबल है।
तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी ट्रेंड के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 59.10 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है कैश सेगमेंट का स्टॉक है, वो है सेंचुरी प्लाईवुड्स का। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी हफ्तों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन एग्जिबिट हुआ था। स्पेशली अगर इसके मंथली चार्ट्स पे देखें तो वहां पर एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। जिस तरीके से आज के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 880 तक भी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 762 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करना है सेंचुरी प्लाईवुड्स को 880 के लक्ष्य के लिए। तो ये दो ट्रेड्स जो फ्रेश पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कविता जी और सचिन जी ने शेयर किया। अमित जी, स्कैनिंग इस वक्त की थोड़ी सी डिफिकल्ट है और जो सबसे क्रीमी स्टॉक था ट्रेंड वो तो ले लिया है ना सचिन जी ने। बताइए आप क्या पिक करेंगे? जी वीरेन जी, HDFC लाइफ मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने कॉल नहीं दिया बाय कॉल। मुझे इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक की आप लोअर शैडो देखें, ऊपर की रेंज में खुला था, फिर नीचे गया और एक शैडो क्रिएट करके वापस अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है। तो HDFC लाइफ का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 780 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 810 के। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद है अदर देन FMCG सेक्टर जो ऑलरेडी इन फ्लेवर है, दैट इज कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में रेगुलर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। लगभग 3924 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3880 का और टारगेट्स रहेंगे 4020 के। ओके, चलिए आप चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए, पहले तो जिंदल स्टील में खरीदारी करनी है क्योंकि कल ब्रेकआउट देखने को मिला, आज मॉर्निंग में एक डिप देखने को मिला, लेकिन वहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। जिंदल स्टील में 1019 1019 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1055 1055 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। जो दूसरा ऑप्शन है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज का है, वहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया, 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। मेरा समझना है कि अब ये 2100 रुपए की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो 2100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 2024 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, चलिए एक थोड़ा सा ब्रेकआउट को पिक करने की कोशिश करते हैं। एक बार ज़रा इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट देखिए स्क्रीन पर और ओपन हाई को क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा पिछले 3-4 दिन में ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है। 6200 से करेक्ट होकर आया था करीब 5600 तक। विरोध थोड़ा सा, आई थिंक आपने भी स्पॉटिंग की थी इसकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय पैटर्न है इसका, ऑलमोस्ट ट्रेंड जैसा पैटर्न। जी अनुज, आपने बिल्कुल सही वक्त पे मार्क किया। और क्या जा रहा है इंडिगो के फेवर में? सचिन प्लीज़ ज़रा जो ये मार्क किया गया उसको दिखिएगा। आई मीन फरवरी 2025 यानी मोर और लेस CY25 में हमेशा 100 डेमा ने एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, हमेशा। आई मीन 1 2 3, इट्स आई थिंक 5th टाइम जब ये 100 डेमा से एक रिवर्सल ले रहा है। क्या रिस्क लेना चाहिए इस पर थोड़ा सा भी? गुरु जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अभी तक कभी भी तोड़ा नहीं है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा डेटा देखें तो फरवरी 2025 से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस रही है। इंटरमीडिएट करेक्शंस आए हैं, वो करेक्शंस कहीं जाकर इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एब्जॉर्ब हुए एंड वहीं से टर्न अराउंड हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 5800 का एक अहम हर्डल है। अगर ये निकल जाता है तो वापस एक अच्छी रिकवरी बन सकती है काउंटर में। सो ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर 5765 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए 5860 के टारगेट के लिए। जी, और वाकई मूव अच्छे आते हुए 100 डेमा एक सॉलिड मूव प्रोवाइड करता हुआ इंडिगो डिवाइस। अनुज, उस दिन वो जब एक वो लगभग अब जो लास्ट शेष उनका 4.7% का स्टेक रह गया, अब 6 महीने तक तो वो आएगा नहीं बिकने के लिए। उस दिन वो थोड़ा ब्लॉक विंडो में एग्जॉस्ट नहीं हो पाया, थोड़ी सी डील भी छोटी हो गई। उस दिन एक सेटअप नेगेटिव था, लेकिन अब क्या लग रहा है? आई मीन स्पेशली जब एक दोबारा से आपका जो ट्रैवल और टूरिज्म का सीजन है वो शुरू हो रहा है, क्या ये अच्छा एंट्री पॉइंट है क्या इंटरग्लोब एविएशन के लिए? हो सकता है वीरू, देखिए हर बार इसने वही कहानी दोहराई है और अब तो ये इंडेक्स का भी स्टॉक होगा। अगले रिवीजन में ये निफ्टी का स्टॉक बन जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें निफ्टी के जो इंडेक्स के फंड्स हैं वो भी इसको चेज करेंगे। और ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें बाय एंड होल्ड बेसिकली,
देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको लगता है ना कि आप उसके एज ए कस्टमर आपको लगता है कि यार थोड़ा मुझे पिंच कर रहा है तो उसका शेयर ले लेना चाहिए, ये हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो इंडिगो के केस में देखिए अगर आपको सीट चुननी है, खाना चुनना है, फास्ट फॉरवर्ड चुनना है, सबके अलग अलग आपको अनबंडल करके पैसे देने हैं, तो इसके लिए थोड़ा पैसा उसके स्टॉक लेके भी चला लीजिए। तो ये खैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, लगातार ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। उस दिन ऑब्वियसली मार्केट का थोड़ा मूड माहौल ख़राब था तो ब्लॉक डील की साइज़ छोटी हो गई थी, लेकिन अब मोमेंटम में है ये स्टॉक। चलिए काम करते हैं वीरू, आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी वीरू। गुरमीत जी की रील देखी थी मैंने, वो हाँ, गजब थी। बिल्कुल। इंडिगो क्यों चला, एविएशन को क्यों डोमिनेट किया, वो समझ में आया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट में करीब 22 साल का अनुभव है। आलोक ने पहले डॉयच एसेट मैनेजमेंट के साथ भी काम किया और पहले और भी काफ़ी फर्म्स के साथ जुड़े रहे हैं। आलोक जी गुड मॉर्निंग। जीएसटी कट एक मैसिव रिफॉर्म, एक तोहफा सरकार की तरफ से, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो मार्केट में इतने समय से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, इसको ख़त्म करने में एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल सही। जब से पीएम ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि जीएसटी रेट कट्स हो सकते हैं, तब से एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली थी मार्केट्स में कि एटलीस्ट कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी रेट्स कट होंगे। एंड जो अनाउंसमेंट आई रात को वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस के लाइन पे ही थी। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले जब बजट में भी उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में भी जब 12 लाख तक की लिमिट पे नो टैक्स किया, वो भी काफ़ी हद तक हाउस होल्ड्स के खर्चे हैं उनको कम करने के लिए कोशिश की गई। तो कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश डेफिनेटली रही है गवर्नमेंट की, एंड ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में भी दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस बार जो कट्स आए हैं जीएसटी के, उस पर उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा पॉजिटिवली ऑन ग्रोथ, एंड ओवरऑल वॉल्यूम अपटेक जरूर बढ़ना चाहिए। कंजम्पशन ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पिछले एक महीने से आ, क्या इतनी बड़ी रैली के बाद भी ये स्पेस ओवरवेट रहने वाली स्पेस है? क्या यहाँ पर आप अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड ही करेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये अनुज के। जब 14 तारीख से अभी तक देखें तो जहां मार्केट्स 1% ऊपर हुए हैं, ये सारे सेक्टर्स कुछ 6 से 9% ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं आज की रैली को मिलाकर। तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड ऑटो इंडेक्स, तो जो काफी हद तक अर्निंग्स का नियर टर्म इम्पैक्ट था, लार्ज एक्सटेंट तक वो प्राइस में आ चुका है। लेकिन आगे चल के अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ पाए, और बिकॉज प्राइसेस कट होने की वजह से इलास्टिसिटी होती है इन सब चीज़ों में, तो उसके वजह से अगर वॉल्यूम अपटेक ज़्यादा हो पाया और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ पाई, तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। विद इन कंजम्पशन हमारा व्यू अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की तरफ है, ऑटो सेक्टर की तरफ है। लेकिन एफएमसीजी का ऐसा एरिया है जो यस बहुत लो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहे थे लास्ट सेवरल क्वार्टर से, इस बार कुछ क्वार्टर शायद इस प्राइस कट की वजह से बेटर वॉल्यूम ग्रोथ आ जाए, लेकिन जो एक हायर अर्निंग्स ग्रोथ होती है वो काफ़ी मिसिंग है उस सेक्टर में। तो एफएमसीजी पे उतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाकी जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं रिटेल से लेके ऑटो तक, वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है। अरे आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ऑटो में भी कई थीम है। एक ये जीएसटी का बेहतरीन मॉनसून, सबसे अच्छा मॉनसून अगर आप देखें तो। आप ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या टू व्हीलर, किस पे फोकस करना चाहेंगे? वो कंपनियां जिनके पास ट्रैक्टर डिवीज़न भी है, आप क्या रूरल थीम को भी कैप्चर करना चाहेंगे? आपका चुनाव क्या होगा, झुकाव किस में होगा? ऑटो में ही? नहीं, ऑटो सेक्टर में भी ज्यादा झुकाव तो उनके तरफ ही है जहां पे ग्रोथ ज्यादा आ पा रही है। तो जिनके ईवी मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रहे हैं वहाँ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी बेटर है। और इंडिया में राइट नाउ अभी भी जो मिड साइज एसयूवीज हैं उनकी सेल ज्यादा है बजाय कि जो स्मॉलर कार्स होते हैं। हालांकि जीएसटी बेनिफिट स्मॉलर कार्स को भी है। एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर आया कि जो एसयूवीज या लार्जर कार्स हैं वहाँ पे भी इफेक्टिव जीएसटी रेट कम हो गई है। तो जहाँ पे एसयूवी सेगमेंट और ईवी सेगमेंट बेटर कर रहे हो वो सेगमेंट ज्यादा बेटर है। एंड यस, ट्रैक्टर्स एंड रूरल सेगमेंट के लिए ये ग्रोथ ईयर हो सकती है, जिसके वजह से दैट सेगमेंट वो सेगमेंट भी काफी अच्छा कर सकता है इस साल। इस बीच क्या कोलैप्स है जनाब। लुक एट निफ्टी नाउ 24,850। तो हम अगर देखें तो हम मॉर्निंग हाई से, अनुज ये वो जो था ना सेशन, मैं डेट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, 15 नहीं 15, 16, 17, 18, 19 तारीख
कुछ वैसा ही ये बाजार हायर लेवल से प्रॉफिट लेने को आतुर सा है ना अनुज? हाँ, थोड़ा सा हायर लेवल पे टिकने को तैयार नहीं है, ये दिक्कत तो है। और इसमें एक बड़ी दिक्कत एफआई सेलिंग की भी है। इनफैक्ट आलोक जी, ये एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मार्केट में कोई भी रैली अब टिकती नहीं है, ये क्यों हो रहा है और क्या ऐसा एफआईएस को तंग कर रहा है हमारी मार्केट को लेकर, जो इस तरीके की सेलिंग लगातार रही है? अनुज, अगर अब थोड़ा सा जूम आउट करें जो करंट न्यूज के अलावा भी हैं, तो अगर अर्निंग सीजन पर भी फोकस करें, इस बार की जो अर्निंग सीजन रही, निफ्टी 500 ने 10% की अर्निंग्स ग्रोथ दी है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर से हाईएस्ट है। अब 10% अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा नंबर नहीं होता। और जो मेन इंडेक्स है, जो निफ्टी इंडेक्स है, उसमें तो पिछले 5 क्वार्टर से सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ रही है। अब जबकि आपके वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल एवरेजेस से 10-15% ऊपर हो और इमर्जिंग मार्केट से रिलेटिवली कम हो, और इमर्जिंग मार्केट से थोड़े और महंगे हो, तो अर्निंग्स ग्रोथ नंबर्स को पिकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय पर जब टैरिफ्स इंडिया पर ज़्यादा लगाए गए, तो आप थोड़ा थोड़ा नेगेटिव व्यू पे आ जाते हैं, जिसके वजह से एफआई सेलिंग भी देखी जा रही है। तो जब तक ये अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूवमेंट ना आए, तब तक ये थोड़े इशू रह सकती है। और जिस सेगमेंट्स में अर्निंग्स ग्रोथ है, दैट्स वाई वो सेगमेंट ज़्यादा बेटर करते हैं। और जो सेगमेंट्स एटलीस्ट 12-15% करके ग्रो कर पाए, उन सेगमेंट्स पे व्यू पॉजिटिव रहता है। अच्छा आलोक जी, ये मेटल्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? चाइना अगर थोड़ा सा इनके प्रोडक्शन पे स्लो डाउन करता है, मेटल्स और एक मेटल्स की साइकिल होती है, सिक्लिकल नेचर होता है, आपको उस जोन को, उस दौर को खेलना पड़ता है। क्या मेटल्स क्या किसी एक सस्टेनेबल रैली के एक फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या सर्कमस्टेंसेस हैं इनके हक में? काफी हद तक सर्कमस्टेंसेस इनके फेवर में आ रहे हैं। मेटल्स में दो सेगमेंट हैं, प्रेशियस मेटल्स और एक रेगुलर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है। प्रेशियस मेटल्स तो डेफिनेटली जो ग्लोबल फाइनेंशियल्स की कंडीशन है, उसके बेसिस पर काफी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम एंड कॉपर पे, जहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड भी ज़्यादा है और इनकी जो ओवरऑल सरप्लस है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जबकि अब हर जगह की जो पहले जो ग्लोबलाइजेशन था, अब वो ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है, लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हर किसी को अपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ रही है। तो नेट डिमांड बढ़ रही है इन मेटल्स की, और ऐसे में ज़रा सा भी प्रोडक्शन कट होना, ऐसे में उस कमोडिटी के बैलेंसेस को फेवर में चेंज कर सकता है प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन पे आ चुका है। अच्छा, इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक पूरे के पूरे इस जीएसटी के मामले में यही एक ऐसा सेक्टर रह गया जिसमें लोगों को थोड़ी सी अब कंफ्यूजन है कि ये नेट पॉजिटिव है या नेट नेगेटिव है। आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, अल्टीमेटली तो ये नेट नेट पॉजिटिव है कि ओवरऑल इंश्योरेंस पे, जहाँ पे 18% की जीएसटी लग रही थी, अगर वो अब जीएसटी नहीं लगती है, तो नेट नेट अमाउंट तो जो पेबल है एक इंश्योरर के लिए, वो इंश्योर्ड के लिए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उससे नेट इफेक्ट तो डिमांड पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो अब ये ज़रूर है कि इसमें और क्या फर्दर रिकवरी हो सकते हैं और कोई और चार्जेस वगैरह नहीं हो, बट ओवरऑल पॉजिटिव तो डेफिनेटली है सेक्टर के लिए। रोल पॉजिटिव है। अच्छा, एक जीएसटी कट्स वगैरह इन सबको हटा दें, इसके अलावा आपके लिए कोई यहाँ से आगे जाते हुए कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं क्या? जैसे पिछले 3-4 साल में डिफेंस ने अच्छे मूव्स दिखाए थे, रेलवेज ने अच्छे मूव दिखाए थे, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में मैसिव री रेटिंग रही, ईएमएस स्टॉक्स में मैसिव री रेटिंग रही। ऐसा कोई कैंडिडेट है क्या अगले 4-5 साल के लिए जो इस मार्केट को थोड़ा सा एक लीड कर सके? काफी सारे सेगमेंट्स हैं अनुज, जो मेन इंडाइसेस में तो नहीं है वो। जैसे कि आपने कहा, कैपिटल मार्केट्स में तो फुल प्ले, एक्सचेंजेस से लेके वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स और ब्रोकर्स तक भी, वो फुल सेगमेंट में काफी हद तक पॉजिटिव है। क्योंकि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जो इंडिया एज अ कंट्री ऑफ सेवर्स से कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स बनते जा रही है, और उसका का पूरा बेनिफिट इस कैपिटल मार्केट प्लेस को मिलता है, वो कंटिन्यूड है। ईएमएस पे ऑलरेडी व्यू पॉजिटिव रहा भी है, नंबर्स अच्छे ग्रोथ आए भी हैं, और आगे लगता भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट अगर और मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस है और कंजम्पशन भी बढ़ाना है, तो इन पे फर्दर और पीएलआईज भी आ सकते हैं। तो वो सेगमेंट भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। लेकिन ट्रैवल एक ऐसा सेगमेंट है जो स्पोरैडिक या बीच बीच में अच्छा करता है, लेकिन वो सेगमेंट में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह सकती है, स्पेशली बिकॉज होटल्स पे भी जो 7,500 से कम के रेट वाले रूम्स हैं, उस पे भी जीएसटी रेट्स कट हुए हैं। तो ओवरऑल सेगमेंट पे जो होटल से लेके एविएशन एंड होल ट्रैवल सेक्टर है,
ट्रैवल सेक्टर पे व्यू भी काफी हद तक पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिशनरी साइड पे जितनी स्पेंडिंग है, खाली प्रोडक्ट्स ही नहीं, जो सर्विसेज पे भी स्पेंडिंग होती है, दो सेगमेंट्स पे व्यू काफी पॉजिटिव है। उन पे लंबा ग्रोथ नंबर्स लंबे समय के लिए रह सकते हैं। अच्छा आलोक जी, अब आईटी पे आप लोग क्या कॉल ले रहे हैं? आईटी अभी भी एक बहुत टफ फेज में है। यूएस इकोनॉमी, साथ ही साथ वहाँ पे बढ़ते हुए टैरिफ के इन्फ्लेशन का प्रेशर, Q3 में जो वहाँ पे इन्फ्लेशन की पिक्चर बन रही है उसको देखते हुए, और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे यूएस से संबंध, उसको भी देखते हुए आपका आईटी पे व्यू क्या है? अच्छा, एक पैनल के जो हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं उनका झुकाव थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ है, जो कि ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं एआई से टक्कर लेने के लिए या फिर एआई से अपना तालमेल बिठाने में। आपका झुकाव कैसा है आईटी की तरफ और विद इन आईटी मिड कैप आईटी की तरफ? जैसा वीरेंद्र आपने कहा, मेन आईटी सेक्टर को देखें तो उनके लिए ना हेडविंड्स बहुत ज्यादा हैं सर पे। जो इनकी ओवरऑल ग्रोथ और अर्निंग ज्यादा यूएस से आती हैं, और यूएस में ऑलरेडी एआई के वजह से भी और ओवरऑल थोड़े स्लो डाउन की वजह से भी टोटल जो स्पेंडिंग है इंटरनेट पे और आउटसोर्सिंग पे, वो काफी हद तक कम हो सकती है। और जो स्पेंडिंग होनी है उसका लार्जर लायन शेयर जाएगा एआई को लेकर, जिसपे इंडिया के सर्विसेज, इंडियन कंपनीज के सर्विसेज उतने ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसलिए हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ दिस कंपनी जो आप देखेंगे पूरा सेक्टर ही 8-10% से ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ ला नहीं पाता, और जबकि वैल्यूएशंस अपने एवरेजेस से ऊपर में है। तो वो सेक्टर पे ग्रोथ लाना रेवेन्यू पे भी मुश्किल है। एआई आने की वजह से उसमें मार्जिन्स तक की भी दिक्कत है। तो जब जिस सेक्टर में रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पे क्वेश्चन मार्क हो, वहाँ एटलीस्ट अर्निंग्स ग्रोथ का प्रोजेक्शन अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और जबकि वैल्यूएशन सस्ते ना हो तो व्यू पॉजिटिव बनाना और मुश्किल हो जाता है। और जैसा आपने कहा मिड कैप आईटी, कुछ मिड कैप आईटीज ऐसे हैं जो जिस जिस सेगमेंट्स में हैं उन सेगमेंट में कुछ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरीज रह सकती है। जैसे कुछ कंपनीज ऑटो टेक में हैं जहां उनके डिमांड और ऑर्डर्स काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को कैटर करते हैं और जहां ग्रोथ विजिबिलिटी हायर है, वो ओवरऑल आईटी से अलग रह के बेटर कर भी सकते हैं, बट उस सेक्टर पे एज अ होल व्यू नेगेटिव है। ऑलराइट आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने सारे व्यूज़ हमें प्रोवाइड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करके सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, लेकिन बाजार इस फैसले को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आखिरकार ये नेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बार यतिन से भी समझ लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो गैप अप के बाद सारी इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो, ऑफ डेज आए हैं। पीबी फिनटेक भी डेज हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन यहाँ रीज़न ये है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी खत्म कर दिया गया है, जीएसटी एग्जेम्पशन कर दिया गया है, नील नहीं किया गया, मतलब उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके कारण क्या होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता था, क्योंकि बीमा कंपनियों का एक बड़ा कॉस्ट होता है, लगभग 30% री इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, 30% अदर एक्सपेंसेस कमीशंस होते हैं, तो इन पे जो मिलने वाला इनपुट क्रेडिट है उस पे किसी प्रकार की आईटीसी नहीं मिलेगी, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट एनालिस्ट के जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं उसमें 4 से 7% इंश्योरेंस कंपनीज की लागत बढ़ेगी पॉलिसीज़ को लेके, जिसके कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब कैसे ऑब्जॉर्ब करेंगे? या तो कॉस्ट कम करें, कमीशन कम करें, अपनी लागत कम करें। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज को एक हिट वीएनबी मार्जिन्स पे आता हुआ नजर पड़ सकता है। एग्रीगेटर जैसे पीबी फिनटेक हैं, उनके कमीशंस पे थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है, एजेंट्स के कमीशन पे असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है। तो इसीलिए शायद डेज हाई से सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी नीचे हैं। इनफैक्ट सीएलएसए को लगता है कि 104% प्रीमियम के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर हम एसबीआई लाइफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनको अपना प्रीमियम बढ़ाना होगा, और उनको लगता है कि ग्राहकों के लिए एक पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट अब्जॉर्ब करने की क्षमता अगर इंश्योरेंस कंपनीज में है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में आपको मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र पड़ सकता है। इंश्योरेंस बास्केट, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो ये इंश्योरेंस बास्केट पर आप देखें तो हल्का सा अगर आप देखें कन्फ्यूज़न था, और वो शुरुआत में अगर आप देखें डिप आया भी, और एज ऑफ नाउ थोड़ा सा फ्लैट स्थिर एलआईसी करीब करीब आपके स्क्रीन पे 18 रुपये ऊपर, मैक्स वैसे बैकफुट पे है, और एचडीएफसी लाइफ लगभग 14 रुपये ऊपर। श्रीकांत चौहान से अब एक टेक्निकल व्यू लेते हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक ये अगस्त का एक कोलैप्स और आज का अब तक का बिहेवियर आपको देख के लग कैसा रहा है? आप इस डिप में ड्यूरिंग द डे जो आया है बाहर रहेंगे, या फिर अभी आप अवॉइड कर रहे हैं मार्केट्स को, मतलब किसी रिवर्सल या फिर पुल बैक ट्रेड को, या फिर
लॉन्ग साइड में किसी इंडेक्स पे ट्रेड को? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए वैसे इस मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग के बाद एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 25,000 के लेवल्स को एटलीस्ट कुछ देर तक डिफेंड करे या तो उसे क्रॉस करे। बट अगर आज के टेक्निकल पैटर्न को देखें, प्योरली टेक्निकल पैटर्न को देखें, तो आज का हाईएस्ट जो लेवल बना है और आज के जो ओपनिंग लेवल्स हैं वो दोनों सेम है। और कभी भी जब ओपनिंग और हाईएस्ट लेवल्स या तो ओपनिंग एंड लोएस्ट लेवल सेम होते हैं तो उस वक्त उस मार्केट में एक डिसिसिव एक्शन हमें देखने मिलती है। आज के लेवल्स को यानी कि 25,000 के लेवल्स को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट 25,200 के लेवल्स को क्रॉस करता है तभी जाके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा। अदरवाइज जो एक बेरिशनेस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंटैक्ट रहेगा। यस, बट बिकॉज ऑफ दी ओवरऑल न्यूज फ्लो की जो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज फ्लो है इकोनॉमी के लिए, तो मेरा कहना यह है कि अभी 24,700 जो कल की क्लोजिंग थी ये अभी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद इवेंट आया हुआ है, तो 24,700 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में वापस वीकनेस बनेगी। हमारी राय अभी यही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें क्योंकि न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव था। तो इनकेस मार्केट 24,800 750 के रेंज में आता है तो लॉन्ग के पोजीशंस बनाए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,700 का, वो बहुत जरूरी है। और अगर मार्केट ने पकड़ लेते कि 1-2 दिन में अगर 25,200 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लिया तब मैं आपको काफी कॉन्फिडेंटली कह सकूंगा कि ये मार्केट 26,000 के लिए जा रहा है। ओके श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर इस पर्टिकुलर न्यूज का कोई अगर है तो वो फाइनेंस कंपनी में बजाज फाइनेंस है। 940-945 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कॉन्फिडेंटली 1000 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए दिखेगा। 1025 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 920, तो 920 का स्टॉप लॉस रखे जो 1-2 दिन के हाईएस्ट लेवल्स थे। और इसके साथ साथ मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है इंडस टावर। कल इसमें एक न्यूज फ्लो के बाद अच्छा खासा हैमर बना है, एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी। ऐसे स्ट्रॉन्ग हैमर के बाद जब एक वापस रिकवरी का पैटर्न बनता है तो वो काफी मीनिंगफुल होता है। तो करंट लेवल से इंडस टावर को 328 330 में लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 320 का। टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 350 355 के। शुक्रिया श्रीकांत जी, ये सारे के सारे स्टॉक आइडियाज़ और मार्केट आइडियाज़ हमारे सामने रखने के लिए। इस शो को यहाँ समेट रहे हैं और वीरो फीलिंग वही आ रही है। खैर मुझे तो नहीं आती थी ये वाली फीलिंग, मेरे भाई को आती थी कि 90% मार्क्स आए और फिर भी खुशी ना हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95% आते। तो मार्केट ऊपर है लेकिन बस वो फीलिंग मिसिंग है कि काश मार्केट आज भागा होता, 25,000 क्रॉस किया होता। 24,980 पर शुरुआत हुई, वहाँ से थोड़ा सा हम नीचे आए। खैर अभी पूरा दिन बचा है और जैसा हम सुबह भी कह रहे थे, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक मैसिव रिफॉर्म है। इसको हम अगले 1 साल इसका इम्पैक्ट देखेंगे। अभी के लिए इस शो को यहीं समेटेंगे। आपके काफ़ी सवाल होंगे, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल होंगे, उन सब के जवाब देने के लिए कंचन और श्रेया आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन कुछ ही देर में।